स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस है, मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिला है कि मुझे हिंदी में बात करनी है, अपने विचार रख की गरिमामय उपस्थिति को, भू वसुंधरा को, जिसके हम सभी सुपुत्र सुपुत्रियां आज उसके पुनर्जागरण एवं पुनर्स्थापना के लिए अपने योगदान के बारे में विचार एवं विश्लेषण करने के लिए इस नवीन दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एकत्र हुए हैं। आपके बीच में मैं आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और इसका श्रेय मैं परमादरणीय नम्रता एवं राष्ट्रीय वैज्ञानिक विद्वता के प्रतीक माननीय डॉक्टर ए एन वर्मा साहब एवं ऑल्टरनेटिव चिकित्सा सेवा के परम सेवक एवं समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर एम.एल. परिहार साहब को देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैंने ये मान लिया कि इस तरह के कार्यक्रम में और गायत्री परिवार के महामनीषियों के बीच में आकर मैं न केवल गौरवान्वित महसूस करूंगा, बल्कि यह मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं होगा। परम श्रद्धेय एन वर्मा साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे गायत्री परिवार के इतने सदस्यों का स्नेह एवं आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर एम.एल. परिहार साहब एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक सेवा के लिए जूझता है। आपने मुझसे कहा था कि हमारी ऐसी इच्छा है, तो मैंने इसे आपका आदेश वचन मानकर स्वीकार कर लिया था। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात तो मेरे लिए यह है कि आज मुझे ऐसे वैज्ञानिक पिलर, एरोनॉटिक डिफेंस एजेंसी भारत सरकार के डायरेक्टर डॉक्टर अमिताभ सराफ साहब, नेशनल न्यूक्लियर फैसिलिटी सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन, आउटस्टैंडिंग वैज्ञानिक एवं पूर्व चेयरमैन हैवी वाटर बोर्ड डॉक्टर ए एन वर्मा साहब, वरिष्ठ वैज्ञानिक एम.एल. परिहार साहब एवं गायत्री परिवार के समस्त विद्वजनों, जो सभी ज्ञान अनुभव एवं उम्र संप्रदाय में मुझसे ज्ञान अनुभव एवं उम्र संपदाओं में मुझसे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, उनके बीच में मुझे राष्ट्र एवं निर्माण एवं हमारी भूमिका, उसकी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एवं दायित्व के ऊपर बोलने का चैलेंजिंग टास्क मिला है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिमेंबर दैट वी आर नॉट परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। हम इस दुनिया में स्थायी नहीं है। 200 साल पहले हम यहाँ पर नहीं थे, 200 साल बाद भी हम यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र यहीं पर होगा। Always remember that you will live on an average approximately 80 years, 70 to 80 years of age. हम 70 से 80 साल के बीच लगभग on an average जीवन जीते हैं, जिसमें 25,550 दिन। लगभग हम 60 टन फूड खाते हैं और प्रतिदिन 23,080 बार सांस लेते हैं लगभग। और ये ध्यान रखा जाना चाहिए, हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हर सांस हमें शमशान की तरफ ले जा रही है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना लंबा जीते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम कितना अच्छा जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, समाज के लिए, देश मानवता के अस्तित्व को संस्थापित करने के लिए जीते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना लंबी, कितनी अच्छी तैयारी करते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को कैसे अनुभव करते हैं। गायत्री परिवार के सदस्य, माननीय सभी सदस्य मुझसे बेहतर इन सभी वर्जनाओं को, इन सभी चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। हमारा जीवन 2 डेटा पॉइंट्स के बीच में झूल रहा है, डेट ऑफ डेथ एवं डेट ऑफ बर्थ। आज कोरोना ने हमें ये अवसर दिया है कि हम इस बारे में सोचें, विचार करें कि हम किधर जा रहे हैं, हमें राष्ट्र के लिए क्या करना है, स्वयं के लिए क्या करना है, समाज के लिए, उस मानवता के लिए क्या करना है। And therefore, we have to make our life useful, fruitful, meaningful and purposeful. अगर इसमें देश का पुट नहीं होगा, देश के निर्माण की बात नहीं होगी, तो न तो ये जीवन यूजफुल होगा, न फ्रूटफुल होगा, न मीनिंगफुल होगा, न पर्पसफुल होगा। इसलिए ये जो विषय आपने जो रखा है बहुत ही सुंदर एवं सटीक है, जिस पर मुझे बोलने का आज आपने मौका दिया है। मुझे मालूम नहीं कि आपने मुझे कितना टाइम दिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं फिनिश करूं अपनी बात को। आपने सुना होगा नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस परमात्मा की कृति है, और नेचुरल जस्टिस का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले ड्यूटीज के बारे में बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विवेचना करनी चाहिए
न कि राइट्स के बारे में। नेचुरल जस्टिस इज इक्वल टू ड्यूटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस प्रिविलेजेस। होता यह है कि हम प्रिविलेज की बात पहले करने लग जाते हैं, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। आज आपने जो विषय रखा है बहुत ही सटीक है। बहरहाल आप को इस बिंदु पर सोचने के लिए कुछ नए विचार, नई अवधारणाएं देने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे आप ठीक कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका एवं जिम्मेदारी का जब हम विहंगम अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि भू से भूलोक तक, कण से कणाद तक, बिंदु से ब्रह्मांड तक भारतीय संतों, मनीषियों, ऋषियों, महर्षियों का योगदान सदैव आदरणीय रहेगा। यह बात अलग है कि कुछ वक्त के लिए इतिहास में कुछ आक्रांताओं ने इस संस्कृति को नष्ट, भ्रष्ट, धूल दूषित करने की कोशिश की थी, परंतु वक्त रहते भारत संभल गया और आज एक बार पुनः पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन अविस्मरणीय है, अतुलित है। याद रहे कि हमारे ऋषि मुनि जिन्हें हम संत कहते थे, उनको कालांतर में पश्चिमी संस्कृति सेंट कहने लग गए। मैं किसी संस्कृति या किसी धर्म का नाम लिखा, सेंट कहने लग गए। और बाद में यही सेंट, जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट बन गए। अगर कोई तर्क होगा तो मैं इसके तर्क का जवाब देने में भी मुझे अच्छा लगेगा। तो संत से सेंट और सेंट से साइंटिस्ट तक का जो सफर था वो कहां से शुरू हुआ? भारतीय संस्कृति से शुरू हुआ। लेकिन हम पिछड़ गए क्योंकि हमारे वैज्ञानिक, जिन्होंने वैज्ञानिक अवधारणाओं को खोजा मगर लिखा और समझाया धर्म की अवधारणाओं से, ताकि सामान्य जन आसानी से उन चीज को समझ सके। आपको याद होना चाहिए कि एक वैज्ञानिक था, एक विद्वान था, मैक्स मूलर। 1823 में पैदा हुआ था और 1900 में उस दुनिया से चले गए। He was one of the brilliant orientalists of the world. He studied in Britain most of his life, and he was the one of the most important founder of the Western academic field of Indian studies and discipline of the studies of the religion. Means religious affairs को scientific perception से कैसे पढ़ा जाए, देखा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, और scientific perceptions को religious affairs और orientation से कैसे पढ़ा जाए, इसकी शुरुआत उसने की थी। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसके 50 वॉल्यूम है, आप पढ़ सकते हैं, आपको इंटरनेट पर ऑनलाइन मिल जाएगा। दी सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, इंग्लिश में लिखी थी। ये हमारे लिए ग्लोरियस एक एग्जाम्पल है कि हम कौन थे और हम कहां आ गए और अब हमें कहां जाना है। जहां जाना है उसके लिए हमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करना होगा, सभी को, बच्चे से लेके बड़े तक, जवान से लेके बुजुर्ग तक। याद रहे कि पश्चिम के लोग हमारी खोज के लिए निकले थे, चाहे वो कोलंबस हो 1453 में जो अमेरिका चला गया, या वो वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आ गया। हम किसी की खोज के लिए नहीं निकले थे। कुछ तो था भारत में, कुछ तो था भारत में जिसको दुनिया खोजना चाहती थी। चाहे वो वेनसांग हो, चाहे वो फाइयान हो, कोई भी यात्री रहा हो, भारत के नालंदा विश्वविद्यालय, भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए लोग आया करते थे। आज हम हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, MIT में पढ़ने के लिए जाते हैं। उल्टी हवा क्यों चली, कैसे चली, उसका कौन जिम्मेदार है? और उस हवा को पुनः रुख को मोड़ने की जो क्षमता है वो कौन तय करेगा? ये हमें और आपको तय करना है। पुरानी वर्जनाओं को तोड़कर आज हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जिसमें भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं धार्मिक योगदान को पुनर्स्थापित किया जाना जरूरी है। हम सिर्फ विज्ञान से काम नहीं चला पाएंगे, ना महान बन पाएंगे। हम सिर्फ धर्म संस्कृति से महान नहीं बन पाएंगे, इसको हमें संयुक्त रूप से लेना पड़ेगा। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि, धर्म, संस्कृति, साहित्य को बात करते हैं, यानी आज यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म, संस्कृति एवं साहित्य को एवं धर्म, संस्कृति व साहित्य की दृष्टि से विज्ञान को विश्लेषित एवं पुनर्स्थापित या पुनर्परिभाषित करते हैं, तो कोई शक नहीं कि हम पुनः विश्व के मार्गदर्शक, विश्व के गुरु बन सकते हैं। हमारा लिटरेचर बड़ा, मेरे की बृहद संहिता में 2100 धूमकेतुओं का वर्णन है, लेकिन एक जापान का वैज्ञानिक खोज करता है धूमकेतु को, कहता है कि ये मेरा धूमकेतु है याकुता के। फिर दूसरा आता है, वो कहता है ये मेरा धूमकेतु है हेलिबॉब। लेकिन हम कहां?
इसकी हमने वर्णन पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पहले कर दिया, लेकिन हम पिछड़ गए। वैदिक मैथमेटिक्स में इस पर भी डिबेट हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर का मैं प्रोफेसर हूं। कंप्यूटर का जो डिजाइन है, प्रोसेसिंग डिजाइन है, वो वैदिक मैथमेटिक्स से लिया जाए। कंप्यूटर के अंदर गुणा करने की प्रक्रिया, भाग करने की प्रक्रिया या घटाने की प्रक्रिया होती ही नहीं, सिर्फ जोड़ने की, योगफल की प्रक्रिया होती है। और हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में एक प्रक्रिया एकादकेन पूर्वेण सूत्र, यानी चाहे वो लेफ्ट शिफ्ट से हो, चाहे वो राइट शिफ्ट से हो, चाहे 1s कॉम्प्लीमेंट से हो, चाहे 2s कॉम्प्लीमेंट से हो, सारी प्रक्रिया योगफल से हो। वो वैदिक मैथमेटिक्स की संकल्पना है, वो परिकल्पना है, वो वहां का थियोरी है, वो हमने लिए, लेकिन किसी ने इसको संस्थापित किया। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बूथ एल्गोरिथम से बेहतर एल्गोरिथम बनाएंगे। भूत गणित आदि नंबर बहुत सारी। इसका मतलब ये है कि हमारे लिटरेचर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ था, लेकिन हम पिछड़ गए। हमारा एक छोटा सा आविष्कार पश्चिम का करता है। मैं तो यूरोप, अमेरिका, दुनिया में घूमता हूं, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया में, सब पूरी दुनिया में एक छोटा सा आविष्कार करते, छोटी सी खोज करते, सबसे पहले पेटेंट ले लेते हैं। अरे हमारे पास हजारों इन्वेंशन थे, हजारों इनोवेशन थे, हमने कभी पेटेंट नहीं मांगा, और हमारी चीजों को कोई साइटेशन नहीं देता। इस साइटेशन पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा भी है। आज हमें अपनी जिम्मेदारी एवं रोल करने ही होंगे। पुनर्जागरण का यह मिशन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने चालू किया है, मोदी जी ने चालू किया है, जिनमें गायत्री परिवार के सदस्य भी, धार्मिक संस्थाएं भी, साहित्यिक संस्थाएं भी, वैज्ञानिक संस्थाएं भी, एजुकेशनल संस्थाएं भी, सभी ने अपना अपना योगदान देने के लिए कमर कस ली है। तभी आज हम इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात कर रहे हैं आप सभी विद्वजनों के बीच में। मैं तो आपसे बहुत उम्र में, ज्ञान में, अनुभव में छोटा हूं, लेकिन फिर भी मुझे आपने मौका दिया, इसलिए मैं बात कर पा रहा हूं। इस मुहिम को हम बहुआयामी कन्वर्जेंस के रूप में ले सकते हैं। मल्टीलेटरल, मल्टी डायमेंशनल कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल कन्वर्जेंस के रूप में। ऋग्वेद में लिखा है एक श्लोक, आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोवेल थॉट कम फ्रॉम ऑल अराउंड द डायमेंशंस। सभी सद विचारों को सभी दिशाओं से आने दो, तभी देश राष्ट्र महान बनेगा। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी है। If we are committed to make this nation a great guide and great guru, nobody can stop. But we have to be determined. कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, हमारे देश के विश्व गुरु बनाना है हमारे देश को। यहाँ पर माननीय भारद्वाज साहब भी बैठे हुए, पीएम भारद्वाज साहब, वो पूरे मिशन में लगे हुए हैं, वो योगदान में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे से कई बार उनसे जो बातचीत होती तो मैं कहता हूं कि भारत विश्व गुरु पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। इसको महसूस करने की जरूरत है और इसको महसूस कराने की जरूरत है। जो मोदी जी महसूस करा रहे हैं और आप सभी लोग महसूस करा रहे हैं। दुनिया के हर देश में आज गायत्री परिवार के लोग हैं। मुझे गर्व है आपके बीच में आज बोलने का। हीरा कीचड़ में पड़ा हो तो रेत में, उसको उठाकर हाथ में लेकर स्वयं को महसूस करने की जरूरत है कि हीरा है, वरना तो फिर आप समझ सकते हैं। हमें 800 साल के कंप्रेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन से हमारी भारतीय जनरेशन को बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि 800 साल का कंप्रेशन, डिप्रेशन बहुत खतरनाक मोड पर हमारी मानसिकता को ले आया है। जब योग था तो कोई नहीं पहचानता था, योगा हुआ बड़ी पहचानने लगे। हमें स्वदेशी पर गर्व करने की जरूरत है। जब मैं हिंदी में बात करता हूं, मैं तो टाटपट्टी के स्कूल का पढ़ा हूं, जब मैं हिंदी में बात कर दूंगा, लोग कितना भी अच्छी बात करो तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे, अरे क्या हिंदी में बात कर रहा है। अंग्रेजी में कुछ भी दम नहीं है, इसमें कुछ भी तार नहीं है, तारतम्य नहीं है, कोई अलंकार नहीं, कुछ भी नहीं है इंग्लिश में, लेकिन अंग्रेजी बोल रहा हूं तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है। इस वर्जनाओं को तोड़ना होगा। जापान कहाँ पहुंच गया अपनी भाषा पर, रशिया कहाँ पहुंच गया अपनी भाषा पर, जर्मनी कहाँ पहुंच गया अपनी भाषा पर, और हम अभी भी। मैं अंग्रेजी से नफरत करने वाला नहीं हूं, मैं तो सुबह से शाम तक अंग्रेजी ही बोलता हूं, परंतु प्रतिभाएं दम तोड़ती हैं जहां गांव की, तो तकलीफ होती है कि वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण दम तोड़ती है। वो दम नहीं तोड़नी चाहिए। इसके लिए हमें सोचना है, समझना है और फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे। दुनिया में जब लोग नोमाड थे, आदिवासी की तरह रहते थे, आदिवासी एक अपने आप में सम्मान का शब्द है, निर्वस्त्र रहा करते थे। उस वक्त भारत वैज्ञानिक दृष्टि, साहित्यिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि के उच्चतम शिखर पर था। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया का साहित्य कह रहा है, जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकारों ने अपने पे तरीके से स्वीकार किया है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जेनेवा का सर्म लैब, कई बार मैं गया हूं,
दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है जहां पर एक स्पेशल पार्टिकल की खोज की जा रही है, हिग्स बोसॉन। हालांकि मुझे इस पर जो है ना बड़ा मेरा विवाद है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक जेसी बोस ने सबसे पहले इसकी खोज करने की कोशिश की थी और हिग्स ने इसको बाद में आगे बढ़ाया। तो इसका बोसॉन हिग्स होना चाहिए, उन्होंने हिग्स बोसॉन रखा, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, ईश्वरी तत्व भी बोलते हैं। लेकिन उस पर नहीं जाएंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब इसकी कैंपस में आप घुसेंगे सर लैब के जेनेवा में, तो सबसे पहले आपको एक नटराज की मूर्ति लिखी हुई दिखाई देगी, भगवान शिव की मूर्ति। यह मूर्ति क्यों लगी है, कैसे लगी है, इतिहास क्या है इसका, इस पर भी जानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारतीय एम्बेसी हमारे प्रख्यात वैज्ञानिक परमाणु वैज्ञानिक काकोडकर साहब ने गिफ्ट किया था। क्योंकि इस सरण लैब का ध्यान रखने की जरूरत है, गर्व करने की जरूरत है कि इस सरण लैब का जो डिजाइन है भगवान शिव के तांडव के स्वरूप में है। यही वो ऑन्टोलॉजी है, यही वो मॉडल है, यही वो फ्रेमवर्क है, यही वो प्रोटोटाइप था जो ये दर्शाता है कि इस तरह के किस तरह से भगवान जब तांडव नृत्य करते थे, उसी तरह से जब सृष्टि का विनाश होता है या संरचना होती है, तब गॉड पार्टिकल भ्रमण करते हैं या नृत्य करते हैं। इसको समझने की जरूरत है, उसको गौरवान्वित महसूस करने, बच्चों को जानने की जरूरत है। यह जो मॉडल है वो यूनिवर्सल है, हमारे अस्तित्व को छुपा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। भारत एक सूरज की तरह था, है और रहेगा। आज भारत के हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर नारी, हर पुरुष, हर व्यक्ति को जागृत होना ही है। और गायत्री परिवार के लोग, आप जैसे विद्वान लोग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, पुनर्निर्माण की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारे जितना लिटरेचर में जो लिखा, हमारे ग्रंथों में जो लिखा, धार्मिक प्रचार और प्रसार के लिए, संस्थापना के लिए एक ग्रंथ बहुत होता है। दूसरे धर्मों में भी एक ही ग्रंथ है, उनकी टीका टिप्पणियां हैं, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ है। लेकिन हमने इतना सारा लिटरेचर लिखा, हमने वेद लिखे, पुराण लिखे और लिटरेचर लिखा, तो उस क्या था, वो सारे लिटरेचर धार्मिक नहीं थे, धार्मिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक पद्धतियों को समझाने के माध्यम थे। उनके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उस समय थे, डेटा एविडेंस उस समय थे, लॉजिकल एविडेंस उस समय थे, तर्क उस समय थे, लेकिन हमने कालांतर में भुला दिया। हमारे विज्ञान में यह ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है जो मैं कह रहा हूं, हमारी विज्ञान में फिलॉसफी थी और पश्चिम की फिलॉसफी में विज्ञान था। क्या अंतर है? इसलिए आज भी हम पीएचडी होल्डर्स को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं। 475 बीसी में एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था हेराक्लिटस एफेसस। उसने कहा था कि इस दुनिया में हर चीज परिवर्तनीय है, means there is nothing permanent in this universe except change. Change is only permanent in the nature. Change is only permanent in this. अरे भाई, ये क्या नई बात कह दी उसने? इस चीज को तो भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा था, उससे भी हजारों साल पहले, कि ईश्वर, ये सृष्टि नश्वर है, ये सृष्टि खत्म होती रहती है, इसमें चीजें बनती रहती है, जीवन अनश्वर है। उसको दूसरे तरीके से उसको रिफ्रेज पैराफ्रेज करके दूसरे लिखा, तो हम उसको साइटेशन दे रहे हैं, उसको रेफरेंस दे रहे हैं। और ये भगवान कृष्ण ने कहा, तो चूंकि धार्मिक मैटर है इसलिए हम साइटेशन नहीं देंगे, हमें अपना विकिपीडिया बनाना पड़ेगा, इंडिया पीडिया बनाना पड़ेगा। अगर विद्वान मेरी बात को सुन रहे हैं तो हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हम हर चीज ईश्वर पर छोड़ देते हैं, माना कि सभी चीजें ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड। मगर इस बात का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की संस्थापना की थी, कर्मयोग की अवधारणा को जन्म दिया था, और कर्मयोग के बिना ईश्वरी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा होगा? इसलिए कर्मयोग से विमुख होना भी कायरता है। इसलिए हमें बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा और युवाओं को भी बताना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारा देश विदिन 10 ईयर्स में विश्व गुरु पथ प्रदर्शक बनने में कोई नहीं रोक सकता। अभी नई शिक्षा नीति आई, इसको हम गुड फ्रॉम द ओल्ड एंड गुड फ्रॉम द मॉडर्न लेकर कन्वर्ज कर सकते हैं, उसके नए मॉडल्स बना सकते हैं। वैज्ञानिक एवं गायत्री परिवार के जो धर्म ज्ञाता हैं, संस्कृति के ज्ञाता हैं, एक बीच का फ्रेमवर्क बना सकते हैं, मीन्स कन्वर्जेंस ऑफ मॉडर्न एंड दी ओल्ड। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने तो नियम बनाए, एक फ्रेमवर्क बनाया, आपको इंप्लीमेंटेशन के फ्रेमवर्क बनाने हैं। धर्म और विज्ञान दोनों ही सत्य की खोज के दो मार्ग हैं, ऐसा मैं समझता हूं। मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं, सभी आप मुझसे अनुभव और ज्ञान में बड़े हैं। धर्म का ध्यान रखें, धर्म और विज्ञान दोनों ही सत्य की खोज के दो मार्ग हैं। धर्म का डेमोन्स्ट्रेशन नॉन मटेरियल प्रोसेस से होता है, यानी मन एवं आत्मा की अलौकिक लैब में होता है, और विज्ञान का डेमोन्स्ट्रेशन मटेरियल प्रोसेस से भौतिक लैब में होता है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन तो दोनों जगह होता ही है ना। जैसे मैं कह सकता हूं कि अगर एक वायर में
बिजली, एक वायर में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वायर डेटा ट्रांसफर है, पेलोड। और एक दूसरे वाईफाई में चल रहा है, जिसमें मैं वाईफाई से आपसे बात कर रहा हूं, तो वाईफाई में भी डेटा जा रहा है और वायर में भी जा रहा है। वाईफाई में तो मान के चल रहे हैं कि डेटा आ रहा है, मान के ही चल रहे हैं, तो वो क्या है? अलौकिक है, पहला वाला मॉडल। और बाइट मैटर में चल रहे तो मटेरियल साइंस है। इसको हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने की जरूरत है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, National Institute of Health of Gayatri Mantra and the poem chanting on digit letter substitution task. Wonderful. I have gone through संस्थापित करती है। हमें गर्व करने की जरूरत है और ऐसी रिसर्च और भी फंडिंग कराने की जरूरत है और शुरू करने की जरूरत है। यूएसए में हमारी एक रिसर्च पब्लिश हुए मेरे मित्रों के साथ में, इंग्लैंड से भी एक मेरी मित्र है डॉक्टर नेहा, और डब्ल्यूएचओ से भी, डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिश किया है, इफेक्टिवनेस ऑफ योगा at work program on neck and shoulders pain in information technology employees। इसको WHO ने सर्टिफाई किया है। ये एर्गोनॉमिक्स की रिसर्च है, एर्गोनॉमिक्स डिसिप्लिन की। मैं आज तक हैरान हूं कि जिस देश में मुझे आज एक बड़ी चीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मैं आज हैरान हूं कि जिस देश में गाय की सेवा होती हो, गाय को पूजनीय माना जाता हो, गाय के हर गव्य को दिव्य पदार्थ के रूप में पहचान मिली हो, उस देश में भैंस का दूध पिया जाता है। मैंने 42 कंट्री देखे, लेकिन कहीं भैंस का दूध पीते हो किसी व्यक्ति को नहीं देखा। रसवाई के मंजर में जी रही है, कभी एक्सीडेंट का शिकार होती है, कभी उपेक्षा का शिकार होती है, और भैंस बड़े महिमा मंडित स्वरूप में एयर कंडीशन रूम में रहती है। आपने कभी भैंसों को बिना चरवाए के देखा है? गायों को चरवाए के घूमते हुए देखा होगा बिना चरवाए के। ये जिल्लत और रसवाई का मंजर गाय का क्यों आया? भैंस के कारण। इस पर विचार और विवाद हो सकता है, पर तुम्हें उसके लिए भी तैयार हूं आपसे तर्क करने के लिए। खतरनाक एलिमेंट्स होते हैं भैंस के दूध में, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन हमें भैंस का दूध षड्यंत्र के तहत पिलाया गया और पिलाया जा रहा है। इसने हमारी सोच को और समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मेरी उम्र से भी ज्यादा कंट्री देखने के बाद भी मैंने ये पाया कि भैंस एक वाइल्ड एनिमल है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। हमें गांव मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि भारत गांव का देश है। अभी हाल में मैं कुछ आर्टिकल लिखे थे, जो गांव का व्यक्ति शहर में आया था आजादी के बाद, उसने बड़े महल और अट्टालिकाएं बनाई, मगर खुद हमेशा बेघर ही रहा। जब कोरोना आया तो उसी विश्वकर्मा मजदूर को मजबूर कर दिया हमने घर से बाहर निकलने के लिए। ये कैसा मॉडल था? इस मॉडल को बदलने की जरूरत है। एक कैसा मंजर था, इस मंजर को बदलने की जरूरत है। हमें गांव की संस्थापना दोबारा करनी होगी। हम जब 1947 में जब आजाद हुआ था देश, तो हमने एक माइग्रेशन मॉडल बनाया गांव से शहर की तरफ। किसी ने माइग्रेशन मॉडल नहीं बनाया शहर से गांव की तरफ, या गांव से गांव की तरफ, या शहर से शहर की तरफ। ऊंची अट्टालिका हंसी कि हमारे घर को बनाने वाला खुद मजदूर बेघर है और मुफलिस होकर आज अपने घर को आंसू बहाते हुए लौट रहा है। हमने अब नवयुवाओं की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं। आज कई नवयुवा इतने दिग्भ्रमित हैं, खटका होते ही बंदूक से ठाए ठाए करते हैं, अपनी ही गोली से शिकार हो जाते हैं, या फिर अपनी बोली से ही शिकार हो जाते हैं। हमारे गायत्री परिवार के लोग हवन करते हैं, हवन से निकलने वाले धुएं को लोग प्रदूषण का कारक मानते थे, मगर आज वही प्रदूषण को खत्म करने का कारक मानते हैं। ये गौरव की बात है। गायत्री परिवार के लोग युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक नए मॉडल बनाएं, नई शिक्षा नीति के साथ इसको अलाइन करें, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा योगदान होगा। याद रहे कि कोई भी राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक कि वह विजेता की संस्कृति और उसकी भाषा को नहीं अपना लेता, उसकी शिक्षा पद्धति को नहीं अपना लेता। शिक्षा और संस्कृति समग्र विकास की धुरी है, भाषा एक उसको सपोर्ट देने वाली धुरी है। हमें इसको बचाए रखने के लिए प्रयास करने ही होंगे। इसको पता ही नहीं चला, हमको पता ही नहीं चला कि कब हमने अपनी सनातन संस्कृति एवं सभ्यता को भुलाकर तहजीब को अपना लिया। गंगा जमुनी हमने अपनी हार तहजीब के मंच पर स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब हमने उस चोगे को उतार कर फेंक दिया है। मेरा अभिप्राय आप समझ गए होंगे। इस वक्त को, मेरे इस वक्तव्य को लोग ऑनलाइन लाइव सुन रहे हैं, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, वरना फिर विवाद होगा। गुड फ्रॉम द ओल्ड, गुड फ्रॉम द मॉडर्न, शिक्षा को मिलाकर हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है
जो कि लंबे समय तक सफल रहे, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए लोकलाइजेशन की बात करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे सिर्फ, इसलिए हमें बीच का कन्वर्स्ड मॉडल बनाए, ग्लोकलाइजेशन, लोकल प्लस ग्लोबल, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब हम इस ग्लोबलाइजेशन मॉडल को बनाकर हमें इसको सफल बनाने की कोशिश करनी है, उसके फ्रेमवर्क्स बना, उसके मॉडल बना, उसकी ऑन्टोलॉजी बनानी है। ये सच है कि हम भूमंडलीय दुनिया में रह रहे हैं, परंतु उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, उनको भी हमें एलिवेट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मनीषी संतों ने जो कुछ दिया, जो कुछ संसार को दिया, उसके बखान करने से क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा? तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्वाभिमान से बड़ा और स्वगौरव से महान कोई बल नहीं है। ये सबसे बड़ा बल है। जिसका स्वाभिमान नहीं है, जिसका गौरव नहीं है, वह विजेता कैसे बन सकता है? मैं आपको एक वैज्ञानिक शोध को बताना चाहता हूं, जिसमें हम एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, यहाँ मोटिवेशनल गुरु भारद्वाज साहब बैठे हैं, एमएल परिहर साहब बैठे हैं, वर्मा साहब बैठे हैं, अमिताभ जी बैठे हैं, डॉक्टर अमिताभ साहब बैठे हैं, मुझसे बड़े वैज्ञानिक हैं। वो इस चीज को समझते हैं, मोटिवेटेड एटीट्यूड को समझते हैं। जब मोटिवेशनल एटीट्यूड तिरोहित होता है शरीर से, दिमाग से और मन और मस्तिष्क से, तो फिर बहुत खतरनाक मोड़ पर दुनिया की सभ्यता पहुंच जाती है। नए नए शब्द आ गए हैं, लेकिन कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। जब आप अपने गौरवशाली होने पर गर्व करते तो आपकी मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता एवं कार्य निष्पादन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये वैज्ञानिक शोध से साबित हुआ, मेरे शोध से नहीं सिर्फ। जब हम कहते हैं कि हम ऋषि पुत्र हैं तो हमारे व्यक्तित्व की विद्वता झलक होती है, लेकिन जब आप कहते हैं कि निरीह हम मुफलिस देश के गरीब प्राणी हैं, तो हमारा स्वाभिमान खत्म हो जाता है, पहचान भी खत्म हो जाती है। नवयुवाओं में, बच्चों में स्वाभिमान को जागृत करने की जिम्मेदारी शायद गायत्री परिवार से बड़ा और कोई नहीं ले सकता। मैं इस विषय से जुड़े व्यक्ति को भी, हर विषय से जुड़े व्यक्ति को आह्वान करना चाहता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं, आइए हम सब साथ मिलकर इस देश को महान बनाते हैं। उसको बताने की जरूरत है कि दुनिया में सबसे पहले मैथमेटिक्स की खोज हमने की थी। हमारे बच्चों को बताने की, युवाओं को बताने की जरूरत है कि सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताने वाले हम थे। गैलीलियो नहीं था, फर्डिनेंड मैगलिन नहीं था। हजारों साल पहले पृथ्वी के गोल कहने वाले हम थे, सूर्य ग्रहण की खोज करने वाले हम थे, मैथमेटिक्स की खोज करने वाले हम थे, तारों के लोकेशन के बारे में बताने वाले हम थे। आज वाईफाई की बात करते, गाईफाई की बात करते, लाईफाई की बात करते, हैवी डेटा ट्रांसफर की बात करते, तो नारद मुनि तो खुद ही पेलोड बन के जो है ना चले जाते थे, है ना। तो इसका मतलब डेटा ट्रांसफर रेट उस समय कितनी जबरदस्त थी, इसको समझने की जरूरत है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी, वो आगरा में पैदा हुए थे और वहां पर मैं बचपन में बहुत बार गया हूँ। मैं हमेशा उस जगह पर जाता हूँ और हमेशा उनको याद करता हूँ। मैंने उनके बारे में आज कुछ ज्यादा नहीं बोला, लेकिन चूंकि मेरे हृदय में है, मेरी आत्मा में है गुरुदेव। और मैं लास्ट में ये कहूंगा कि विज्ञान में सबसे बड़ी चीज होती है परिकल्पना, अवधारणा, हाइपोथेसिस। और ये जो हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना है, जो अवधारणा है, वो हमारे लिटरेचर में है। इनको री इन्वेंट करने की जरूरत है, री इनकारनेट कर जो री एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो थॉट्स है ना, उनको हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, फिर एक्शन में लेना है और एक्शंस को प्रैक्टिस एंड हैबिट में डालना है, तो हमारा देश महान बन पाएगा। जहां तक सवाल का ये जो प्रश्न पूछा था, कैन यू रिपीट इट, बिकॉज मैं सुन नहीं पाया था। उनका क्वेश्चन था कि आज के युवा जो डायरेक्शन लेस टाइप हो गए हैं, मींस जो भटक रहे हैं, के लिए एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे चैनलाइज किया जाए राष्ट्र निर्माण में, बिकॉज उनको डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और मैंने अमिताभ जी को, डॉक्टर अमिताभ साहब को मैंने सुना, वो बिल्कुल उनका सटीक उत्तर था। लेकिन फिर भी मैं एक भौतिक उत्तर और बता देता हूं। इसका एक अनदर डायमेंशन है, वो ये है कि जो युवा हैं उनको मार्गदर्शन कौन देगा? वो गायत्री परिवार के देंगे, हम लोग देंगे। वो एक दिग्भ्रमित इसलिए है क्योंकि उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। हमारी शिक्षा पद्धति है, हमारी सामाजिक संरचना है, वो दूसरे देशों की संरचनाओं के कारण इतनी दिग्भ्रमित हो चुकी है, उसको अलाइन करने की जरूरत है। जब तक हम उसको अलाइन नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस चीज को जो है ना वो नहीं कर पाएंगे। मैं लास्ट में एक बात कह दूं कि हम सभी या युवा, उनको यह बताने की जरूरत है कि आप छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, हर काम राष्ट्र निर्माण के लिए।
एक चिड़िया थी जो कि जब जंगल में आग लगी तो हाथी भाग रहा था, शेर भाग रहा था, सभी भाग रहे थे, तो वो समंदर में जाती और पानी लेके उसमें डालती आग में। तो एक संत ने पूछा कि इससे क्या होगा, तो उसने कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम उस आग को बुझाने वालों में होगा। इसलिए हर व्यक्ति को, युवा को बताने की जरूरत है कि यू कैन कंट्रीब्यूट ए लॉट टू द नेशन। इसलिए हमें सबको एक साथ मिलकर काम करें। बाकी सवाल का जवाब डॉक्टर अमिताभ जी दे चुके हैं, इसलिए मैं उस फिलोसफिकल दुनिया में नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच।